हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। तो क्या हाल चाल है बच्चों आपके? तैयारी बढ़िया चल रही है? एग्जाम को थोड़े ही दिन रह गए हैं, तो आई होप सब अच्छा चल रहा होगा। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं डुअल नेचर। तो डुअल नेचर के अंदर हम लोग आज डिस्कस करेंगे, सिर्फ 5 से 10 मिनट का वीडियो होगा ये, जिसमें हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर जो कि फॉर्मूला बेस्ड है, इसके अंदर से न्यूमेरिकल आने के चांसेस पूरे रहते हैं। इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो इसके ये फॉर्मूलाज है, दूसरा इसके अंदर एक हॉलबर्ग लेनार्ड और जो हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट है इनके ग्राफ। ठीक है, एनसीईआरटी से इसके ग्राफ पढ़ने हैं आपको, और उन ग्राफ के अंदर कब इंटेंसिटी कांस्टेंट रहती है, कब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, और फोटो करंट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर। तो ये वाली चीजें आपको अच्छे से पढ़नी है। समझ में आ गया? ग्राफ इसके अच्छे से करने हैं। दूसरा, अब जो मैं फॉर्मूले करवाने जा रहा हूं, जिस बच्चे का ये टॉपिक वीक है वो इसको ढंग से समझ ले। इन फॉर्मूलाज को मैं इस तरह से कराऊंगा, आपको ये यहीं पे याद हो जाएंगे। बस एक बार थोड़ा सा कंसंट्रेशन यहां करो, अपनी नोटबुक उठा लो, पेन उठा लो और शुरू हो जाओ। तो सबसे पहले क्या है इसके अंदर? आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या कहती है? ये कहती है कि अगर किसी भी एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, मान लो ये यहाँ पे कोई लाइट आ रही है, उसके लाइट के इंसिडेंट लाइट के आने से यहाँ पे क्या होगा, दो तरह के काम होंगे। एक तो इसके अंदर वर्क फंक्शन होगा, दूसरा इसके अंदर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी। अब इसका एग्जांपल लेता हूं मैं। अब जैसे मान लो हमारे घरों में सोलर सेल है, सोलर पैनल होते हैं, ठीक है, छत पे लगे हुए। तो उसमें क्या रहता है, जब सनरेज आती हैं उसमें क्या होगा, सनरेज के आने से वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो वो इलेक्ट्रिसिटी हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। अब बात है हमारी इलेक्ट्रिसिटी की। अब यहाँ पे जैसी सनलाइट आएगी, तो सनलाइट के आने से ऐसा क्या हो जाता है कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। ठीक है, तो उसका छोटा सा मैं इसके अंदर ब्रीफ में बताऊंगा होता क्या है। अब जैसे ही इंसिडेंट लाइट आई, तो उसमें जो प्लेट है, सिलिकॉन की प्लेट होती है ये, उस प्लेट के ऊपर जैसे ही सनलाइट स्ट्राइक करेगी, एक मिनिमम वैल्यू होती है, एक मिनिमम वैल्यू जो कि इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाएगी। जैसे ही वो इजेक्ट होएगा और वो क्या करेगा, एक दूसरी प्लेट के पास जाएगा। उस प्लेट तक, यहां से वहां तक जाने के लिए उसको कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी तो चाहिए होगी ना। देखो, निकालना प्लस एक्सेलरेट करना, इन दोनों का काम यही होता है। मैं इसका सिंपल एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लो फिजिक्स का पेपर है हमारा, 70 मार्क्स का एग्जाम है। इसमें से मिनिमम कितने चाहिए आपको पास होने के लिए? 23। उसके बाद आपके जो भी आते हैं उसका क्या बेनिफिट मिलेगा आपको? उसका बेनिफिट ये होगा, किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको वो मार्क्स आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है ना, ऐसा ही होता है ना भाई, जितने बढ़िया नंबर उतना अच्छा आपको आगे जाकर कहीं एडमिशन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या किया, इन मार्क्स ने आपको एक्सेलरेट कर दिया। समझ में आ गया? आपको आगे लेके गए हैं। ठीक है, तो सेम थिंग हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम जो हमें चाहिए उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। हर मेटल का अपना होता है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी, अगर वो 23 मतलब इससे ज्यादा आ गए तो एक्सेलरेट। तो मिनिमम एनर्जी मान लो हमें चाहिए फॉर एग्जांपल 2.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मान लो सीजीएम के लिए होता है 2.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने उसको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया, तो 2.65 तो यूज हो गया इलेक्ट्रॉन निकालने में। बाकी एनर्जी कहां जाएगी? काइनेटिक एनर्जी के अंदर। समझ में आ गया? ठीक है। अब इसके बाद वर्क फंक्शन को हम अब इसको ब्रेक करेंगे। इस फॉर्मूला को मैं बार बार 2-3 तरह से बताऊंगा। तो ये ई को बोलते हैं एच न्यू, और ये फाई नोट है, इसको बोलते हैं एच न्यू नॉट। एच न्यू नॉट का मतलब वर्क फंक्शन, एनर्जी ही होती है ना हमारे पास ये, प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी को यहां रखो, इसको यहां ले जाओ, तो ये बन गया। तो यहां से मैंने क्या करा, एच कॉमन ले लिया। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, 6.6 इंटू 10⁻34। ठीक है, इसको याद रखना। और न्यू माइनस न्यू नॉट, ये फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट, ये कौन सी है? मिनिमम जो चाहिए आपको, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको। नाम लिख लो, न्यू नॉट का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया? उसके बाद आगे क्या होता है, इसको थोड़ा सा फिर चेंज करेंगे, एक अनदर फॉर्मूला की। अब आपको पता है कि वेवलेंथ का वैल्यू क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी होता है। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाल लेता हूं। c बाय लैम्डा हो गया, c बाय लैम्डा, c बाय लैम्डा नॉट। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इंसिडेंट वेवलेंथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट के पीवाईक्यूज उठाओगे ना अगर आप नीट के लिए, तो आपको इन्हीं से रिलेटेड ही क्वेश्चन दिखेंगे आपको।
बहुत आसान है ये टॉपिक, इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। इसके एनसीईआरटी के सोल्ड एग्जांपल्स जरूर कर लेना, 5-7 एग्जांपल्स हैं वो आपको जरूर करने हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहां तक एक फॉर्मूला हो गया, एक फॉर्मूला ये बन गया, एक फॉर्मूला ये बन गया। अब इसके बाद एक फॉर्मूला ये भी बन सकते हैं। यहां पे देखो, काइनेटिक एनर्जी एट स्टॉपिंग पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब जिस बच्चे को ये फॉर्मूला बनाना नहीं आता, एक बार वो देखो। देखो, आपको पता है ये चीज की वर्क डन जो होता है वो एनर्जी के बराबर होता है। तो मैंने मान लिया काइनेटिक एनर्जी, कह सकते हैं आप। तो वर्क डन बटे चार्ज किसके बराबर होता है? पोटेंशियल के बराबर होता है। अब वर्क डन की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? पोटेंशियल इनटू चार्ज हो गया। अब वर्क डन को मैं काइनेटिक एनर्जी मान सकता हूं, ये मान लिया। चार्ज को मैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज बोल सकता हूं, इसको ई लिख लिया, ये भी हो गया। तो बन गया ना ये फॉर्मूला, समझ में आ गया। जिस बच्चे को ये फॉर्मूला बनाना नहीं आता वो ये तरीका फॉलो कर ले, 1 मिनट में आ जाएगा। तो ये W/Q वाला जो फॉर्मूला है ना, ये यूनिट 1 से आया है, इलेक्ट्रोस्टैट से। और आप देखो ये 7th यूनिट है, ये चलता ही जा रहा है, ये आगे भी चलेगा। समझ में आ गया यहां तक? अच्छा, अगली चीज क्या है? अगर मैं इसको यहां से रिप्लेस कर दूं, इसको यहां से रिप्लेस कर दूं, तो मेरा नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा? EV0 H C/λ माइनस C/λ। E नीचे चला जाएगा, तो पोटेंशियल का रिलेशन इनके साथ क्या होता है? ऐसे से कोई भी फॉर्म का क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, कोई डेफिनेट नहीं होता इसके अंदर कि इसके ऊपर, हाँ चांसेस ज्यादा होते हैं कि इसके ऊपर भी आ जाता है, बट ये वाला आपको याद रखना है। समझ में आ गया? अगला इसके अंदर डी ब्रोगली। डी ब्रोगली क्या कहता है कि कोई भी चीज जो होती है, मान लो मैं चल रहा हूं, ऐसे मैं मूव कर रहा हूं, तो मेरी वेव्स बन रही है, ठीक है। आपको दिखेंगी नहीं, क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि मेरा मास ज्यादा है। यहां पे ये लैम्डा जो होता है वो मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो h बाय मास इनटू वेलोसिटी हो गया लैम्डा। अगर मास ज्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगी, ये रिलेशन यहां से पता लगता है, मास ज्यादा वेवलेंथ कम। समझ में आ गया? अब ये फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। इनके नाम याद रखने, लैम्डा वेवलेंथ, h प्लैंक्स कांस्टेंट, p मतलब मोमेंटम मास गुना वेलोसिटी। क्लियर है? अच्छा, अब इसका आगे रिश्ता क्या होता है? वेवलेंथ का काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या रिलेशन होता है? बहुत क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर। अगर आप इसके PYQs उठाते हो तो आप उसमें देखना इसके कितने क्वेश्चंस आएंगे। इसमें लैम्डा की वैल्यू किसके बराबर होती है? h/2mk, ये रिलेशन। अब ये वाला कैसे आया? ठीक है, ये आपको क्लास 9th में भी सिखाया जाता है और क्लास 11th में भी। मैं तुम्हें अब बताता हूं ये बनता कैसे है। 1 मिनट लगेगा, देखो इसको। काइनेटिक एनर्जी होता है 12 mv², ठीक है। मास से मल्टीप्लाई करो, मास से डिवाइड करो, क्या बन गया? m²v²/2m k। तो यहां पे p² लिख सकता हूं, p²/2m, 2m इधर गया, √2mk। तो क्या बन गया? p²2m_2mk। तो ये बन गया कितना? √2mk। अब इस वैल्यू को उठा करके यहां पुट कर दो, ये फॉर्मूला बनता। क्लियर है यहां तक? मास कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट में। समझ में आ गया? अगला, रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर, अब देखो टेम्परेचर का रिलेशन काइनेटिक एनर्जी से ये होता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ये वाला 3/2 kBT। वो क्या कहते हैं उसको, थर्मोडायनामिक्स है, क्लास 11th के अंदर थर्मल प्रॉपर्टीज है। तो उसमें आगे जाकर के एक चैप्टर आता है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, वहां पे ये बताया जाता है। ये बेसिकली मोनोटोमिक गैस की एक काइनेटिक एनर्जी होती है। याद रखो इसको, 3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह इसको यहां पे पुट कर दो, ये आ गया। समझ में आ गया? टेम्परेचर बढ़ेगा, वेवलेंथ कम होगी, टेम्परेचर कम होएगा, वेवलेंथ ज्यादा होगी। तो ये हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू है, ये 1.38 10⁻23। लास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, पोटेंशियल के साथ क्या रिलेशन होता है? देखो क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। मैंने बोला कि 1000 वोल्ट पे इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ क्या होगी? सिंपल सा क्वेश्चन है। वोल्टेज की वैल्यू मैंने दे दी 10⁻³ वोल्ट। मैंने आपसे पूछा वेवलेंथ क्या होगा? बिल्कुल सिंपल जवाब है इसका। अगर आप यहां पे काइनेटिक एनर्जी के अंदर
ये वाली वैल्यू पुट करते हो EV0, ये आ गया। जब इस सारे को सॉल्व करते हो आपको एक फॉर्मूला मिलेगा ये वाला, 12.27 इंटू 10 रेज़ टू द पावर डिवाइड बाई रूट वी इंटू 10 रेज़ टू द पावर -10 कह लो या इसको आर्मस्ट्रॉन्ग कह लो, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है। अब यहां पे मैंने बोला 1000 वोल्ट, यहां 1000 पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं दोबारा लिख देता हूं, 12.27 डिवाइड बाई अंडर वी आर्मस्ट्रॉन्ग लैम्डा। आपको ये अच्छे से याद करना है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो मेनली जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो हमारे इन्हीं फॉर्मूलाज के ऊपर बनते हैं। बाकी एनसीईआरटी के अंदर पहले 5-7 जो इसके फॉर्मूलाज हैं और सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं वो आपको जरूर करने हैं, उसकी प्रैक्टिस कर लेना और इसके बाद आप इसके पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर लेना। समझ में आ गया? ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो।